नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुसलमानों को 4.4% तहफ़्फ़ुज़ात नाकाफी, बैरिस्टर ओवैसी की खानगी चैनल के मुबाहस में शिरकत। बीजेपी की मुखालिफ मुस्लिम पॉलिसी को बनाया तनकीद का निशाना। तेलुगु देशम लीडर एम नरसिम्लू रस्सी के साथ गन पार्क पहुंच गए। साथ खुदकुशी के चैलेंज के लिए केसीआर का किया इंतजार। तेलुगु देशम कायदीन को रस्सी और फांसी का ड्रामा बंद करना चाहिए। दरपर्दा तेलंगाना तहरीक को नुकसान पहुंचाने पर हरीश राव ने दिया इंतबाह। कांग्रेस अन्ना हजारे से खौफजदा नहीं, पार्टी जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह का बयान। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में खुदकुश बम हमले में 9 पाकिस्तानी फौजी हलाक। और यमन और बहरीन में हुकूमतों के खिलाफ एहतजाजी मजाहरे, सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मुतादिद जख्मी। अब खबरें तफसील से। गन पार्क पर रस्सी के साथ एहतजाज करने वाले तेलुगु देशम के तेलंगाना कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तेलुगु देशम कायदीन ने सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया था कि वो गन पार्क पर आ जाएं, तेलंगाना के लिए सब मिलकर खुदकुशी कर लेंगे। तेलुगु देशम के कायदीन एम नरसिम्लू और ई दयाकर राव ने सदर टीआरएस पर शदीद तनकीद की और इल्जाम लगाया कि उन्होंने तेलंगाना तहरीक के नाम पर 50,000 करोड़ रुपए हासिल किए हैं। तेलुगु देशम कायदीन ने यह भी इल्जाम लगाया कि तेलंगाना के लिए 700 नौजवानों ने जो जानें दी हैं उसके जिम्मेदार भी केसीआर हैं। एहतजाज करने वाले तेलुगु देशम के तमाम कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधर टीआरएस के दफ्तर तेलंगाना भवन से भी चंद कारकुन गन पार्क आने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें वहीं रोक लिया और हिरासत में ले लिया। इस मौके पर पुलिस और टीआरएस कारकुनों में जबरदस्त बहस और तकरार देखी गई। పదవులు దొరకలేదు కాబట్టి అంతకు 700 మంది బలైపోయారని సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి సకల జన సమ్మె ఫైనల్ గా 42 రోజులు నడిచింది. ఈ 42 రోజులు కూడా అటు విద్యార్థులు విద్య వదులుకున్నారు, ఉద్యోగస్తులు ఉద్యోగాలు వదులుకున్నారు, రైతులు వ్యవసాయం వదులుకున్నారు. సమస్త ప్రజానికం రోడ్ల మీదకి వచ్చి కొట్లాడుతూ ఉంటే కేసీఆర్ చేసిందేమిటో గమనించాలని సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎవరికి చెప్పకుండానే ఉద్యమం ఊపులో ఉన్నప్పుడు ఢిల్లీ కురికి ఎవరు పిలవక ముందో ఉరికి మన్మోహన్ సింగ్ తో మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది, సోనియా గాంధీతో రహస్య ఒప్పందం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది, ఆ రహస్య ఒప్పందంలో ఉన్నటువంటి నిబంధనలు ఏమిటో చెప్పాల్సిన అవసరం కేసీఆర్ కు లేదా అని సందర్భంగా అడుగుతా ఉన్నా. నీ ఆస్తి పాస్తులు 50,000 కోట్లు పంచుకుంటా నీ పిల్లలకు పంపకం చేసి ఏనాడు వస్తావో ఆనాడైనా రంగం చెప్పేసి। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू बदनवानियों के मामलात में अदालतों से भले ही अपने खिलाफ जारी तहकीकात पर हुक्म इल्तिवा हासिल करने, लेकिन उन्हें एक दिन जेल जाना ही पड़ेगा। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के सीनियर लीडर हरीश राव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर 2009 को किए गए ऐलान के बाद अलहदा तेलंगाना की मुखालिफत और मुत्तहदा आंध्रा के लिए चलाई गई मुहिम के लिए चंद्रबाबू नायडू ही जिम्मेदार हैं। हरीश राव ने कहा कि एम नरसिम्लू की जानिब से फांसी लेने के ड्रामे के हिदायतकार भी चंद्रबाबू नायडू ही हैं। उन्होंने एम नरसिम्लू और ई दयाकर राव को फांसी के ड्रामे को बंद करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के कायदीन में हिम्मत है तो उन्हें पार्टी और रुकनियत से इस्तीफा देकर अवाम की अदालत में जाना चाहिए। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि तेलुगु देशम कायदीन दरपर्दा तेलंगाना तहरीक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ఉరి వేయవలసి వస్తే ఇలా ప్రజా కోర్టులో పోయి ప్రజల్ని ప్రశ్నిస్తే ఉరి వేయవలసి వస్తే మొట్టమొదటి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా వేయాలి. ఇలా ఉరి వేయవలసి వస్తే తెలంగాణకు ఆ రోజు అడ్డుపడి మాట మార్చినటువంటి సీమాంధ్ర నాయకులకు ఉరి వేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇలా ప్రజలు సంతోషిస్తారు, తెలంగాణకు మార్గం అన్న సులభం అవుతుంది.
కానీ అది మర్చిపోయి ఇలా ఈ నాటకం ఆడి ప్రజల దృష్టి మరల్చేటువంటి కుట్రలకు ఇలా నరసింహులు గారు కానీ తెలుగుదేశం నాయకులు ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से ओबीसी कोटे में मुसलमानों को जो 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात का ज़ैली कोटा मंजूर किया गया है वो खुश आइंद है, लेकिन इसमें इजाफे की ज़रूरत है। खानगी टीवी चैनल NDTV पर एक मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने ये बात कही। इस मुबाहिस में सदर मजलिस के अलावा जस्टिस राजिंदर सिंह सच्चर, सोली सोराबजी, साबिक अटॉर्नी जनरल, कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रवीण सिंह अरुण और बीजेपी की तर्जुमान निर्मला सीतारमन ने भी हिस्सा लिया। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक 40% मुसलमान ओबीसी जुमरे के तहत आते हैं, इस लिहाज से उन्हें 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात नाकाफी होंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि जिन रियासतों में मुसलमानों की आबादी बढ़कर है वहां पर मरकज के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल ही नाकाफी होंगे। बीजेपी की तर्जुमान निर्मला सीतारमन ने हुकूमत के इस इक़दाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकज मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, जिस पर एतराज़ करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि दस्तूर के आर्टिकल 341 के तहत तहफ़्फ़ुज़ात किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा अक़लियतों के लिए अगर कुछ किया जाता है तो उससे खुशामद पसंद करार देती है, जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात और मुल्क की दूसरी रियासतों में खुद बीजेपी अक़लियतों को खुश करने की कोशिश कर रही है। बैरिस्टर ओवैसी की बहस से बीजेपी की तर्जुमान चिराग पा हो गई। मुबाहिस में हिस्सा लेने वाले सोली सोराबजी और राजिंदर सिंह सच्चर ने कहा कि हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी लोकपाल बिल के पस मंजर में करते हुए गलत किया है। कांग्रेस ने पार्लियामेंट ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का खैर मक़दम किया। I know, madam, truth hurts you, but let me come back to the topic which we are discussing. Yes, please. And that is, she has very cleverly not answered on Article 341. What is the opinion of BJP on 341? And why is it that a community... And why is it that a community which is socially, educationally backward should not get reservation? It was the same BJP government in 1998 when the National Minorities Commission had recommended reservation. And for her information, these are not 27 communities, but there are 100 groups in the central list of National Backward Class Commission. My objection to the present step is the number is very low. I would like to know from the Congress member over there, how will it help the Muslims of UP, Bihar, West Bengal, Okay, Assam, we got where that the point, numbers and are that more we than try and bring you that 90%. उधर तेलुगु देशम ने अक़लियतों को सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन वाई रामाकृष्णडू और डी वीरा भद्रा राव ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी अक़लियतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की हिमायत करती है और वो ख़ुसूसी तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा करती है। तेलुगु देशम कायदीन ने ओबीसी के तहत तहफ़्फ़ुज़ात को नामुनासिब करार दिया। इन कायदीन का कहना था कि तालीम और मुलाजिमतों में अक़लियतों की पसमानदगी पर सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा ने जो सिफारिशात की थी उससे रुबामा लाना चाहिए, न कि सिर्फ ओबीसी के तहत 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाने चाहिए। तेलुगु देशम कायदीन ने यूपी हुकूमत के इस इक़दाम को सियासी दिवालियापन की अलामत करार दिया। इन कायदीन ने कहा कि ओबीसी और अक़लियतों के जज्बात का ख्याल रखते हुए मरकजी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात पर फैसला लेना चाहिए। तेलुगु देशम कायदीन ने कहा कि अगर अक़लियतों को मखसूस कोटे के तहत तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाने के लिए दस्तूर में तरमीम की ज़रूरत पड़े तो भी की जानी चाहिए। सार्फिन तहफ़्फ़ुज़ एक्ट को मज़ीद सहूलत बख्श बनाने के लिए तरमीम पर गौर किया जाएगा। वज़ीर सिविल सप्लाईज जी श्रीधर बाबू ने कौमी यौम सार्फिन के मौके पर जुबली हाल में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सार्फिन एक्ट को फ़रोग़ देने के लिए बुनियादी सतह पर शऊर बेदारी की ज़रूरत है और इस सिलसिले में सार्फिन कारकुन और मीडिया को अहम रोल अदा करना चाहिए। श्रीधर बाबू ने कहा कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी अवामी निज़ाम तक़सीम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। रियासत की 80% आबादी को अवामी निज़ाम तक़सीम के तहत अनाज सरबराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सार्फिन एक्ट को फ़रोग़ देने के लिए मुल्क भर में रियासत आंध्र प्रदेश सर फहरिस्त है। उन्होंने इसमें सार्फिन क्लब और सार्फिन कारकुनों की खिदमात की भी सिताइश की। उन्होंने कहा कि अगर मेयार और तोलमोल में किसी भी तरह की बेकायदियां हो रही हैं तो हुकूमत उसे बर्दाश्त नहीं करेगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर श्रीधर बाबू ने तकरीरी और तहरीरी मुकाबलों के इनाम याफ्तागान में इनामात भी तकसीम किए। तकरीब में कमिश्नर ज़राअत, कमिश्नर सिविल सप्लाईज और सार्फिन क्लब के कारकुन व नुमाइंदों ने शिरकत की।
दिल्ली की एक अदालत ने 21 सोशल वेबसाइट बशमूल फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू और यूट्यूब को 6 फरवरी 2012 तक तमाम हिकारत आमेज मवाद को अपनी साइट से हटा देने की हिदायत दी है। अदालत ने तमाम 21 वेबसाइट के जिम्मेदारों को 6 फरवरी को अदालत के अहकाम मौसूल होने का हलफनामा दाखिल करने की भी हिदायत दी है। अदालत ने कहा कि अगर मज़कूरा वेबसाइट की जानिब से 6 फरवरी 2012 तक काबिल एतराज़ और हिकारत आमेज मवाद को नहीं हटाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेलुगु देशम कायदीन के एक वफ्द ने आज राजभवन में गवर्नर ESL नरसिम्हन को याददाश्त पेश करते हुए विशाखापट्टनम में बॉक्साइट के माहदे को मनसूख करने के लिए नुमाइंदगी की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर V भद्रा राव ने कहा कि बॉक्साइट की कांकनी में भी बेकायदगियां पाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि कांकनी के जरिए खानगी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गवर्नर ने सिलसिले में तफसीलात हासिल करने के बाद इक़दाम का तयक़ुन दिया है। ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరిగింది। మొన్న ఒక కమిటీ సాధికారిక కమిటీ కేంద్రం నుంచి వస్తే ఆ GHMC के अहदेदारों ने आज पुलिस की मौजूदगी में मदीना बिल्डिंग के पास वाक़े बादशाही आशुर खाने से मुत्तसिल गैर मिजाज तामीरात को मुनहद्दम कर दिया। इस मौके पर पुलिस की जानिब से गैर मामूली बंदोबस्त किया गया था। सुबह के अवलीन औक़ात में की गई इस कार्रवाई की वजह से ट्रैफिक में भी खलल पड़ा। आजमाइशी हालात में चीफ मिनिस्टर के ओहदे की बागडोर संभालने वाले किरण कुमार रेड्डी ने हैदराबाद से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए खुद को पक्का हैदराबादी करार दिया था और हैदराबाद को एक मिसाली शहर बनाने का अज़्म भी जाहिर किया था। लेकिन शहर के हालात उनके अज़्म और वादे के बिल्कुल बरक्स नजर आते हैं। पेश हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फिरोज की रिपोर्ट। रियासत जब तेलंगाना तहरीक की वजह से गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार थी, ऐसे हालात में किरण कुमार रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाला था और उस वक्त चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कहा था कि मैं हैदराबादी हूं और मुझे इस पर फख्र भी है। और अपने को हैदराबादी साबित करने के लिए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने साल 2011 के तोहफे के तौर पर अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के लिए 100 दिन के एक्शन प्लान का ऐलान किया, जिसमें 1000 करोड़ के मसारिफ से शहर को तरक्याती कामों के जरिए मिसाली शहर बनाने का बेड़ा उठाया गया। लेकिन फंड्स और हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से हुकूमत के 100 दिन का एक्शन प्लान तातुल का शिकार हो गया और अब फिर एक बार चीफ मिनिस्टर ने साल 2012 में 100 दिन के दूसरे मरहले का ऐलान किया है। लेकिन इस पर कितनी संजीदगी से अमलावरी होती है, यह कहना क़ब्ल वक्त होगा। दूसरे मरहले के कामों को मुकम्मल करने का जो बेड़ा उठाया गया है वो शुरू होने से पहले ही तातुल का शिकार होता दिखाई दे रहा है। GHMC के खानगी कॉन्ट्रैक्टर्स ने पहले मरहले के तहत मुकम्मल किए गए कामों के बिल्स की अदम अदायगी पर नए काम शुरू करने से इनकार कर दिया है, जबकि हुकूमत दूसरे मरहले के तहत 1138.56 करोड़ के मसारिफ का मंसूबा रखती है। हाल ही में हुई कलेक्टर्स की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में जो आदाद और शुमार पेश किए गए हैं उसमें यह बात सामने आई है कि रच्चाबंडा प्रोग्राम में हैदराबाद के साथ नाइंसाफी हुई है, जिसकी तौसीर सरकारी आदद और शुमार भी करते हैं। सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि रच्चाबंडा प्रोग्राम अवामी फायदे से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और वैएसआर कांग्रेस के हामियों को पार्टी में वापस लाने का हरबा था। एक साल के अंदर रच्चाबंडा प्रोग्राम के 2 मरहले मुकम्मल किए गए हैं। रियासत के 1250 मंडलों में इस प्रोग्राम का अहाता किया गया और इस प्रोग्राम का मकसद मुस्तहक अफराद को राशन कार्ड्स, वज़ाइफ और मकानात फराहम करना था। लेकिन पहले मरहले में जो दरखास्तें मौसूल हुई थी उसकी यकसुई दूसरे मरहले में की गई। अब हुकूमत के आदाद और शुमार पर नजर डालते हैं, जिससे अंदाजा होगा कि हैदराबाद के साथ किस तरह से नाइंसाफी की गई है। 1250 मंडलों में 24,19,490 अफराद को मुस्तहक करार दिया गया, जिनमें से 17,39,186 अफराद को नए राशन कार्ड्स के कूपन दिए गए, जबकि हैदराबाद के 16 मंडलों में 85,279 अफराद को मुस्तहक करार दिया गया, लेकिन सिर्फ 9,786 अफराद को आर्जी कूपन दिए गए। इसके अलावा 8,429 नई दरखास्तों को भी हासिल किया गया था। इसी तरह पेंशन की दरखास्तों का जायजा लिया जाए तो पता चलेगा कि 1250 मंडलों में 6,60,080 मोमरीन, बेवाओं और माजूरीन को मुस्तहक करार दिया गया, जिसमें से 46,45,000
5,429 अफराद को वज़ाइफ जारी किए गए, लेकिन हैदराबाद के 16 मंडलों में सिर्फ 6,292 अफराद को ही मुस्तहक करार दिया गया, जिसमें से 2,942 को ही वज़ाइफ जारी किए गए, जबकि 1,250 मंडलों में 96 लाख से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई थी। अमकना में तो हैदराबाद को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया। इस सिलसिले में कोई आदाद शुमार तो पेश नहीं किए गए हैं, लेकिन रियासत के दीगर 1,234 मंडलों में जियो 33 के मुताबिक 6 लाख अफराद को मकानात की मंजूरी दी गई, जिसमें से 56,419 अफराद को पट्टे के दस्तावेजात भी हवाले किए गए, जबकि इस सिलसिले में 14,39,653 नई दरखास्तें मौसूल हुई थी। हैदराबाद के साथ नाइंसाफी का सबूत यह भी सामने आया है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से अमकना स्कीम के लिए अराजी हुसूल के लिए जारी किए गए फंड्स में भी हैदराबाद को शामिल नहीं किया गया। असम्बली हल्काजात में तरक्याती कामों के लिए जारी करदा फंड्स और उसके अखराजात से मुताल्लिक तफसीलात में हैदराबाद के लिए फंड्स जारी नहीं किए गए हैं, जबकि दीगर 22 अजला के लिए साल 2011-12 के तहत 5 दिसंबर को 30 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अजला के फंड्स में अभी भी पैसे मौजूद हैं। अब इस बात से अंदाजा होता है कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को हैदराबाद से कितनी दिलचस्पी है। महकमे आरटीसी ने मुसाफिरीन की सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर का आगाज किया है। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रसाद राव ने आज टोल फ्री नंबर का आगाज करते हुए बताया कि मुसाफिरीन बस के औकात के अलावा दीगर मालूमात भी टोल फ्री नंबर के जरिए हासिल कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर 1800-200-4599 है। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-200-4599। इस पर कॉल करके मुसाफिरीन बसों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। प्रसाद राव ने एतराफ किया कि आरटीसी महकमा नुकसान में चल रहा है, लेकिन हुकूमत की मदद से इससे निपटने की कोशिश की जा रही है। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासती वजीर शंकर राव के मुतालबे पर मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी है कि फौरी वजीर मौसूफ के चैम्बर के लिए फर्नीचर फराहम करे। शंकर राव ने फर्नीचर की फराहमी में ताखीर पर अनोखा एहतजाज करते हुए कल फर्श पर बैठकर कामकाज किया और मीडिया कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया था। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने आज इसका नोट लेते हुए अहदेदारों को हिदायत दी कि उस मसले की जल्द से जल्द एकसोई करें। कुल्हिन कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने समाजी जहदकार अन्ना हजारे और बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस अन्ना हजारे या किसी और से खौफजदा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस इंतखाबी तरीक़ेकार के तहत मुखालिफिन से निपटेगी, चाहे वो अन्ना हजारे हों या फिर बीजेपी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अन्ना हजारे की जानिब से किए गए बेशतर मुतालबात को लोकपाल बिल मसवदे में शामिल किया गया है। उन्होंने अन्ना हजारे को अवाम के मुंतखबा नुमाइंदों पर भरोसा करने की दरख्वास्त की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अन्ना हजारे के मुतालबे पर ही वजीर आजम को लोकपाल बिल के दायरे कार में रखा गया है। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे उन अफराद को निशाना नहीं बना रहे हैं जिन्होंने बिल की मुखालिफत की, जबकि वो इब्तिदा से ही कांग्रेस को ही निशाना बनाते आ रहे हैं। उन्होंने अन्ना हजारे की मुजव्वजा भूख हड़ताल पर तंज करते हुए कहा कि एक ज़ईफ शख्स को कड़ाके की सर्दी में हड़ताल के लिए बिठाया जा रहा है, जबकि उनकी टीम इसका फायदा उठाएगी। ओबीसी के तहत अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस पर कोई सियासत नहीं की जा रही है, सिर्फ बीजेपी इस मसले पर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उधर अन्ना हजारे टीम के रुकन अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह पर तनकीद करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में सख्त लोकपाल बिल को मंजूर कराने के बजाय दिग्विजय सिंह अन्ना हजारे टीम के इरादों पर एतराज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे के साथ उनकी टीम के अरकान भी भूख हड़ताल में हिस्सा लेंगे। अफसानवी गुलकार मोहम्मद रफ़ी को आज उनके 27वें यौम पैदाइश पर मुल्क भर में याद किया जा रहा है। मोहम्मद रफ़ी 24 दिसंबर 1924 को पैदा हुए थे। उनकी आवाज़ का जादू आज भी छाया हुआ है। 35 वर्षों तक मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ के जरिए बॉलीवुड पर राज किया और कई सुपरहिट नग़मे दिए। उन्होंने नौशाद, आर.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बशमूल कई मूसीक़ारों के साथ काम किया। उनके यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में उनकी याद में कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के अहम शहर बन्नो में खुदकुश बम्बरदार की कार्रवाई में 9 फौजी मुलाजिमीन हलाक हो गए हैं। हफ्ते की सुबह हुए इस बम हमले में नीम फौजी दस्तों के क्वार्टर्स को निशाना बनाया गया था।
बताया कि खुदकुश हमलावर धमाका अशिया से भरी गाड़ी पर सवार था और अपनी गाड़ी को फौजी कैंप से टकरा दिया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी फौजियों को मिलिट्री हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। महलूकीन की तादाद में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक खुदकुश बम्बरदार के हमरा उसके साथी भी मौजूद थे, जिन्होंने धमाके के बाद फौजी मुलाजमीन पर गोलियां भी चलाईं। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में जुमे को सिक्योरिटी सर्विसेज के 2 अड्डों पर हुए खुदकुश हमलों में मरने वालों की तादाद 50 तक पहुंच गई है, जबकि 100 जख्मों में से बास की हालत तशवीशनाक बताई गई है। शाम के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक महलूकीन में आम शहरी और फौजी शामिल हैं। इस दौरान शाम के दौरे पर पहुंचे अरब लीग मिशन के सरबराह मोहम्मद अहमद मुस्तफ़ा अलदाबी ने आज शाम में मिशन के कामों का जायजा लिया। तवक्के की जा रही है कि मुबस्सिर मिशन का पहला दस्ता पीर से अपने काम का आगाज कर देगा। इस दौरान शाम की अपोजिशन जमातों ने अरब लीग से शाम पर आम शहरियों की हलाकतों को रोकने के लिए बशर अल असद पर दबाव डालने का दावा किया है। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि जुमे को हुआ खुदकुश हमला बशर अल असद हुकूमत की साजिश का हिस्सा है। इस दौरान खबर मिली है कि सऊदी अरब ने दमिश्क में अपना सिफारत खाने को बंद करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और सिफारती अमले की तादाद में भी कमी कर दी गई है। उधर मगरबी ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में रूस के तरमीम शुदा मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया है। रूस की जानिब से मनसूबा अगले हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने दमिश्क में हुए खुदकुश हमले की मजम्मत भी की है। यमन में हजारों मुजाहिरीन ने सदर मुमलिकत अली अब्दुल्ला सालेह और उनके करीबी मावनीन को शहरियों के कत्लेआम में मुलविस होने पर मुकदमा चलाने का मुतालबा किया है और उनका किसी भी किस्म की रियायत या इस्तिस्ना देने की मुखालिफत की है। दारुल हुकूमत सना में मुजाहिरे में शरीक मुजाहिरीन अली अब्दुल्ला सालेह को दी गई माफ़ी की मुखालिफत कर रहे थे और उनका कहना था कि मुजाहिरीन की हलाकतों के इल्ज़ामात में अली अब्दुल्ला सालेह और उनके करीबी मावनीन के खिलाफ मुकदमा चलाए जाएं। यमनी सदर अली अब्दुल्ला सालेह ने गुज़िश्ता माह खलीज टाउन काउंसिल की जानिब से इंतकाल इख्तियार के लिए पेश करदा मंसूबे पर दस्तखत कर दिए थे और इख्तियारात अपने नायब सदर हादी मंसूर को सौंप दिए थे। उनके इस इक़दाम के बावजूद दारुल हुकूमत सना और दूसरे शहरों में हजारों अफराद उनके खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। तुर्की और फ्रांस के दरमियान लफ्ज़ी जंग में शिद्दत पैदा होती जा रही है। तुर्की के वज़ीर आज़म ने फ्रांस पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत और अलजायर में नस्लकशी के इर्तिकाब का इल्ज़ाम आयद किया है। फ्रांस की पार्लियामेंट में आलमी जंग के दौरान सल्तनत उस्मानिया के हाथों आर्मीनियाई बाशिंदों के कत्लेआम से इनकार के बिल को मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत आर्मीनियाई बाशिंदों के कत्लेआम के इनकार को जुर्म करार दिया गया था। फ्रांस के इस इक़दाम पर तुर्की के वज़ीर आज़म रज्जब तैयब उर्दुगान ने फ्रांसीसी सदर निकोलस सरकोजी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। तुर्की के वज़ीर आज़म ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1945 के बाद फ्रांस ने अलजायर के 15% अवाम को हलाक किया था, जो कि वाज़ेह तौर पर नस्लकुशी है। उन्होंने फ्रांसीसी सदर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि निकोलस सरकोजी मुसलमानों और तुर्कों के खिलाफ नफरत आमेज बयानात के जरिए इंतखाबी फायदा हासिल करना चाहते हैं। उनका कहना था कि फ्रांस और यूरोप में नस्ल परस्ती और इस्लाम की मुखालिफत इंतहा तक पहुंच चुकी है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि लीबिया में साबिक़ रहनुमा कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी के दौर के हथियारों की बाजियाबी के लिए मुल्क में जाने वाले अमरीकी माहिरीन को ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले 5000 मिसाइल दस्तियाब हुए हैं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मार्क टोनर ने कहा है कि लीबिया में हथियारों की तादाद दुरुस्त है, लेकिन इसके बारे में मज़ीद कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि अमरीका लीबिया की हुकूमत की जानिब से मुसल्लह ग्रुपों की तहलील, उनसे हथियार वापस लेने और उन्हें माशरे में जम करने की कोशिशों की हिमायत करता है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने रूस की जानिब से उस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है जिसमें कहा गया था कि लीबिया में नाटो के फ़िज़ाई हमलों में शहरी हलाकतों की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफ़ीर के मुताबिक सलामती कौंसिल के 15 अरकान के बंद कमरे में होने वाले इजलास में रुकन ममालिक इस हवाले से किसी एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ न हो सके। गुज़िश्ता हफ्ते ह्यूमन राइट वॉच और इंसानी हकूक़ की दीगर तंजीमों की जानिब से दावा किया गया था कि लीबिया में खाना जंगी के दौर में नाटो की जानिब से किए गए हमलों में कम से कम 50 शहरी भी हलाक हुए थे। सोमालिया में एक मुसल्लह शख्स की फायरिंग से अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे सेहत के 2 मुलाजिमीन के बशमूल 3 इमदादी कारकुन हलाक हो गए हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जानिब से बताया गया है कि वाक़या सोमालिया के इलाके हिरान में पेश आया। ये इलाका अस्करी तंजीम अल शबाब और बागियों के दरमियान फ्रंटलाइन तस्वुर किया जाता है। मकामी अफराद के मुताबिक आलमी इदारे से वाबस्ता ये तीनों हलाक शुदगान सोमाली बाशिंदे थे। वाज़ेह है कि सोमालिया में शदीद खुश्कसाली के बाद वहाँ कहत की सूरत हाल है और आलमी इदारे सेहत मुतासरीन तक खुराक की तरसील में मसरूफ़ है।
कोलंबिया में ईंधन के एक पाइपलाइन के फटने के नतीजे में 11 अफराद हलाक और 90 के करीब जख्मी हो गए हैं। यह वाकया दोस कैबरडस के इलाके में पेश आया। हुक्काम का कहना है कि वो इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि धमाका किस वजह से हुआ। इस वाकये में 25 घर भी तबाह हो गए हैं और 47 को नुकसान पहुंचा है। खलीजी रियासत बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिया सियासी जमात अल विफाक के सदर दफ्तर पर धावा बोलकर वहां मौजूद अफराद पर रबर की गोलियों से फायरिंग की और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मज़ाहिरीन मार्च करते हुए दारुल हुकूमत के इलाके खलीज तोबलीद तक पहुंचकर धरना देना चाहते थे। पुलिस ने इस मार्च और धरने पर पाबंदी लगा रखी थी। इस तरह बहरीन के जजीरे 17 में भी पुलिस के साथ शिया मज़ाहिरीन की झड़पों की इत्तलात मिली हैं। 17 में मज़ाहिरीन ने पुलिस पर बोतल बम भी फेंके। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।